एक ऐसा बंदा जिसने कोरिया वैलेडिक्टोरियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और बार एग्जाम में परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। वो चाइल्ड लॉ फर्म का सबसे यंगेस्ट लीगल काउंसिल था। एक ऐसा अनपैरेलल्ड लॉयर जिसका केस जीतने का रेट 95% था। लेकिन ये सब चीजें भी ह्यूंग को बचा नहीं पाई। ह्यूंग अपने पेट में लगे लोहे के सरिये को देख हाँफ रहा था। तभी उसके सामने खड़ा बंदा बोलने लगा कि तुम्हें इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ह्यूंग ने भी गुस्से से अपने दांत भींचते हुए पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सामने से उस बंदे ने हंसते हुए कहा कि ये बात तो तुम मुझसे भी बेहतर तौर पे जानते हो। हमारा देश कोई अमेरिका नहीं है। ह्यूंग भी गुस्से से कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टी होने लगी। सामने खड़े बंदे ने आगे कहा कि अगर तुम्हें जस्टिस को अपहोल्ड करने की इतनी ही चाह थी तो तुम्हें अमेरिका चले जाना चाहिए था। आखिर तुम्हें यहां इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने की क्या जरूरत थी। ये सुन पसीने से लथपथ हो चुका ह्यूंग बोलने लगा कि तो इसका मतलब कि तुम सब कमीने दुहान कंपनी से हो। उस बंदे ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि तुम्हें प्रेसिडेंट के कजन को दुहान कंपनी में अकेला छोड़ देना चाहिए था। आखिर तुमने बाकियों की तरह उस केस को अवॉइड क्यों नहीं किया। ऐसी बेवकूफ़ी करने की तुम्हें यही सजा मिलती है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि आखिर इस केस में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस इन्वॉल्व क्यों हो रही है। क्या तुम्हारा काम इस देश को प्रोटेक्ट करने का नहीं है। उस बंदे ने ह्यूंग की ओर बढ़ते हुए बताया कि लगता है तुम्हें कोई बड़ी गलत फहमी हो गई है। हमारा काम इस देश को बचाने का नहीं है, बल्कि हमारा काम इस देश के प्रेसिडेंट को बचाने का है। इतना बोल उसने ह्यूंग के पेट में लगा वो सरिया खींच लिया। ह्यूंग भी अब अपने होश खोने लगा था। फिर उस बंदे ने अपने साथियों से उस जगह को क्लीन अप करने को बोला। साथी भी उसकी बात मान एक बड़ा सा ड्रम ले आए। उन्होंने ह्यूंग को उस ड्रम के अंदर डाल दिया और फिर उसमें पत्थर डालने लगे और ऐसे ही ह्यूंग खत्म हो गया। इसके बाद हमें योमरा का महल दिखाया जाता है। योमरा कोरियन यमराज होते हैं। अपने सिंहासन पे बैठे योमरा ने ह्यूंग की आत्मा देख पूछा कि तो इसका मतलब कि ये अपने वक्त से पहले ही यहां आ चुका है, राइट। उसके सामने खड़े बंदे ने भी पूछा कि तो अब हमें क्या करना चाहिए एम्परर योमरा। योमरा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि मरते वक्त इसे पूरी तरह से खून में बदल दिया गया था। अब तो इसकी बॉडी भी नहीं बची। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। न सिर्फ इसकी मौत अनएक्सपेक्टेड थी, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है जिसे मरना नहीं चाहिए था। हमने इसे पृथ्वी पे इसलिए भेजा था क्योंकि वहां करप्शन एकदम टॉप पे पहुंच गया था। ये सुन सामने खड़े बंदे ने भी उनकी बात से अग्री करते हुए कहा कि अगर ये ऐसे ही हमारे पास यहां आ गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। योमरा ने बताया कि हाँ मैं जानता हूं, इसलिए ही मैंने कहा कि ये एक दिक्कत की बात है। तो अब इस आत्मा के साथ क्या किया जाए। चूंकि अब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो हमारे पास भी एक्सपीडियंट सोल्यूशन यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये सुन सामने खड़े मिनिस्टर्स हैरान होकर पूछने लगे कि क्या आप इसे रिग्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बाकी के गॉड्स को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। योमरा ने कहा कि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार हूं। सामने से उस बंदे ने बताया कि लेकिन अगर आपने इसे रिग्रेस कर भी दिया तो भी इसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं होगी। योमरा ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, इसलिए मुझे इसे कुछ पावर भी देनी पड़ेगी ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इतना बोल योमरा ने अपने हाथ से कुछ एनर्जी निकालकर ह्यूंग की आत्मा को जाने के लिए बोला। इससे ह्यूंग की आत्मा तुरंत ही आसमान में उड़ गई। पीछे से योमरा बोलने लगा कि इस बार तुम सरवाइव करके ही रहोगे। तभी सीन किसी घर पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग चौंकते हुए नींद से उठ बैठा, लेकिन खड़े होते ही उसका सिर ऊपर लगी लकड़ी से टकरा गया। इससे ह्यूंग दर्द के मारे कांपने लगा। तभी किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो। ह्यूंग भी एक उल्टा सिर लटका रही लड़की को देख डर के मारे चिल्लाने लगा। सामने से उस लड़की ने उसे गधा बुलाते हुए चुप होने को बोला। ये उसकी बड़ी बहन यूना होती है जिसकी उम्र 17 साल है। यूना ऊपर के बेड से अपना सिर लटकाकर बता रही थी कि हमें ये बंक लिए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। क्या तुम्हें अभी भी इसकी आदत नहीं लगी। मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूं कि इतनी बार टकराने के बाद भी तुम्हारा सिर अभी तक ठीक कैसे है। वहीं ह्यूंग जो कि अपनी 15 साल की उम्र में वापस आ चुका था, वो अपनी बड़ी बहन को देख चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुन यूना मुंह बनाकर बोलने लगी कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि मैं अभी भी 17 साल की उम्र के बाद एकदम हेल्थी और जिंदा हूं। तुम्हारी मेरे मरने के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं ह्यूंग 17 साल की बात सुन चौंक गया। ये देख उसकी बहन उसे गधा बुलाकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आती। अब अपना दिमाग ठीक करके जल्दी से सो जाओ। ह्यूंग भी उसकी बात सुन वापस लेट गया। वो अपना मर्डर वाला सीन याद कर सोचने लगा कि क्या वो सिर्फ एक सपना ही था, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था। आखिर यहां चल क्या रहा है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। यूना चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मैं लेट हो रही हूं, ह्यूंग जल्दी से बाहर निकल। ये देख उसकी मां ने कहा कि कम से कम नाश्ता तो करती जाओ, लेकिन यूना ने टोस्टर से एक ब्रेड लेते हुए कहा कि मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना बोल वो ह्यूंग के साथ स्कूल के लिए निकल गई। ह्यूंग को धीरे चलता देख यूना ने उसे स्लोपोक बुलाते हुए कहा कि
अबे जल्दी करो, अगर तुम लेट हो गए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली, समझे? लेकिन पीछे चल रहा ह्यूंग कुछ अलग ही विचारों में खोया हुआ था। वो खुद को देख सोचने लगा कि मेरे हाथ छोटे हो गए हैं और मैंने नेम टैग वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है। मैं फिर से मिडिल स्कूलर बन चुका हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मेरा दिमाग घूम गया हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और सबसे जरूरी बात यह कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है। मुझे याद है कि मेरी बहन की जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं थी। उसने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसे वो हाई स्कूल में मिली थी, लेकिन वो लड़का किसी भी एंगल से बेस्ट हस्बैंड मटेरियल नहीं था। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने बाद में डिवोर्स ले लिया और उसने अपने दोनों बेटों को भी एक्सीडेंट में खो दिया। फिर वो सब कुछ पीछे छोड़ खुद से ही शांत लाइफ जीने के लिए जापान मूव कर गई। लेकिन आखिर में वहां पर भी सुनामी आ गई और हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली। और अभी वही सिस्टर मेरे सामने जिंदा खड़ी है। तभी कुछ याद करके वो चौंक गया। उसने मन ही मन कहा कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो यूना उस लड़के से इसी वक्त के अराउंड मिली थी। वो लड़का एक सो कॉल्ड बुली था जो कि स्पोर्ट्स और फाइटिंग में अच्छा था और साथ ही दिखने में भी हैंडसम था। उसी कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी खराब की थी और उसकी वजह से ही मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई। मुझे नहीं पता कि यह हकीकत है या सिर्फ एक सपना, लेकिन मुझे उस लड़के को अपनी खुद की आंखों से चेक करना होगा। इतना सोच वो भागकर कहीं जाने लगा। पीछे से उसकी बहन भी चिल्लाते हुए पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन ह्यूंग उसकी बात इग्नोर कर किसी जगह पे पहुंचकर बोलने लगा कि मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं था। आखिर वो है किधर? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि माफी मांगते हुए बोल रहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ह्यूंग भी दीवार के पीछे छिपा उसे देखने लगा। वहां पर कुछ लोग एक लड़के को बुली कर उससे पैसे मांग रहे थे। वहीं एक और लड़का अपना फोन चलाते हुए उन्हें जल्दी करने को बोल रहा था। ये वही लड़का था जिसे ह्यूंग ढूंढ रहा था। इसका नाम है जो ह्यूक। उसे देख ह्यूंग ने एक्साइटेड होकर सोचा कि अगर ये वाकई में हकीकत है तो यही मेरा चांस है। वहीं वो बुली हो रहा लड़का अभी भी बोल रहा था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सुन वो बुलीज उसे और भी ज्यादा पीटने लगे। फिर जो ह्यूक ने उसके पास जाकर पूछा कि अबे क्या तू वाकई में पागल हो गया है? उस लड़के ने तुरंत ही माफी मांगते हुए कहा कि प्लीज मुझे अब की बार माफ कर दो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। सामने से जो ह्यूक ने कहा कि लंच से पहले मेरे पास $50 ले आना। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा, समझे क्या? उसकी बात सुन उस बुली हो रहे लड़के ने बताया कि मेरे पास वाकई में अभी कोई पैसे नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगले दिन पैसे ले आऊंगा। ये सुन वो लोग उसे फिर से पीटने लगे। वहीं दीवार के पीछे छिपा ह्यूंग उन्हें कमीना बोलते हुए सोच रहा था कि ऐसे तो ये लोग उस लड़के को वाकई में मार डालेंगे। जो ह्यूग तू वाकई में एक बहुत बड़ा कमीना है। वहीं उस बुली हो रहे लड़के का नेम टैग भी जमीन पे पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें शाम के वक्त ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग गहरी सांस छोड़ते हुए सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता? इतना बोल वो एक कागज पे सब कुछ लिखने लगा। उसने कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे अपनी बहन का फ्यूचर चेंज करने के लिए इसे अभी से रोकना होगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो पास ही डस्टबिन में पड़े कागज को देख सोचने लगा कि आखिर ये लाल कलर की क्रिंजी चीज क्या है। इतना सोच उसने उस कागज को उठाकर पढ़ा तो ये किसी के द्वारा उसकी बहन को लिखा गया लव लेटर था। ये देख ह्यूंग भी शातिर मुस्कान के साथ हंसकर सोचने लगा कि लगता है कोई लड़का वाकई में यूना को लेकर सीरियस है। अब ये बेचारा कमीना कौन है जो खुद की बलि देने के लिए इतना डिटर्मिन्ड है? तभी उसे वो लेटर लिखने वाले बंदे का नाम दिखाई दिया। वो पार्क सियोक नाम देख सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उस बुली हो रहे लड़के के नेम टैग पे भी यही नाम था। तभी कुछ याद करके वो और भी सरप्राइज्ड हो गया। उसने उस बुली हो रहे लड़के को याद कर सोचा कि तभी मुझे वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के एक प्रोसिक्यूटर को याद कर मन ही मन बोलने लगा कि उसका नाम था पार्क सियोक, जिसे स्कूल वायलेंस का ग्रिम रीपर कहा जाता था। मुझे और उसे साथ मिलाकर शील्ड और स्पीयर कहा जाता था। वो एक ऐसा प्रोसिक्यूटर था जो स्कूल वायलेंस के मामले में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था। मैंने सुना है कि उसने आखिर में उन बंदों को भी जेल भिजवा दिया था जिसने उसे स्कूल के वक्त बुली किया था। मुझे इस बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो ह्यूक और उसकी गैंग फिर से पार्क सियोक को पिट रहे थे क्योंकि वो पैसे नहीं लाया था। सामने से पार्क सियोक ने उन्हें यह सब बंद करने को बोला। ये सुन जो ह्यूक ने गुस्से के मारे उसके बाल पकड़ लिए। वहीं दीवार के पीछे कैमरा लेकर खड़ा ह्यूंग मन ही मन बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डैड की हॉबी मुझे इस तरह से काम आएगी, लेकिन उन्हें तो अब तक ये भी पता नहीं होगा कि उनके पास भी एक कैमरा है। इतना सोच उसने अपना कैमरा बंद कर कहा कि प्रेप वर्क के लिए इतना काफी रहेगा। अब मेरा काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब शुरू होगा मेरा अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी को फिक्स करने का प्रोजेक्ट। इसके बाद सीन किसी बिजी एरिया पे शिफ्ट होता है जहां काफी सारे कोचिंग सेंटर के बोर्ड्स लगे हुए थे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग सेंटर था।
पार्क सियोक वहां से बाहर निकलते हुए बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि अगले दिन वो लोग मुझे कितना पिटेंगे। मैं वाकई में स्कूल जाना नहीं चाहता। तभी किसी ने उसके सामने आकर कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। सियोक भी ये सुन कंफ्यूज हो गया। सामने से ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम पार्क सियोक हो, राइट? सियोक ने उसे हाँ में जवाब देकर पूछा कि लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? सामने से ह्यूंग ने बताया कि मैं यहाँ जो ह्यूग की वजह से आया हूँ। उसकी बात सुन सियोक चौंकते हुए डर गया। ये देख, ह्यूंग ने बताया कि ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं यहाँ जो ह्यूग के ऑर्डर्स पे नहीं आया। अगर सच कहूं तो मैं उस कमीने से वाकई में नफरत करता हूँ। वो एक स्कमबैग होने के बावजूद भी मेरी बड़ी बहन पे लाइन मार रहा है। सियोक ने पूछा कि तुम्हारी बहन? ह्यूंग ने कहा कि शायद तुम उसे जानते ही होंगे। उसका नाम है यूना। ये सुन सियोक भी यूना को याद कर शर्मा गया। तभी ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी मेरी बहन को पसंद करते हो? सियोक ने अपनी नजरें झुकाते हुए बताया कि अगर मैंने मना किया तो ये झूठ होगा। ये सुन ह्यूंग एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि तो क्या तुम किसी वक्त मेरी बहन से मिलना पसंद करोगे? सियोक ने पूछा कि लेकिन मैं कैसे? यूना तो ऑलरेडी जो ह्यूग से काफी इम्प्रेस हो चुकी है, और अगर मैं यूना से मिला तो जो ह्यूग मुझे मार डालेगा। ये सुन ह्यूंग मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मुझे और तुम्हें अपनी बॉडी से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने दिमाग से फाइट करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ग्रेट आइडिया है। क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? इतना बोल ह्यूंग उसे अपना प्लान बताने लगा। उसका प्लान सुन सियोक हैरान रह गया। वो उससे इम्प्रेस होकर पूछने लगा कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता? ह्यूंग ने बताया कि बस इतना मान लो कि ये सब मेरे सपने में आया था। इसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो ह्यूग और उसकी गैंग फिर से सियोक से पैसे मांग रहे थे, लेकिन इस बार सियोक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा कि ये सब बंद करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है, और तुम लोग जितने पैसे मांग रहे हो वो बिल्कुल भी कम नहीं है। तुम लोग मुझसे हर दिन 50 से लेकर $100 जितने पैसे लेते हो। तुमने ऑलरेडी मुझसे $6,000 से भी ज्यादा ले लिए है। सामने से जो ह्यूग बोलने लगा कि क्या अब तू चोरी हुए पैसों का भी हिसाब रखने लगा है? हाँ, हम तुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तू इसके बारे में क्या ही कर लेगा? लगता है तेरा दिमाग वाकई में घूम गया है। अगर तू ऐसा ही करता रहा तो मैं तुझे वाकई में मार डालूंगा। क्या तुझे पता नहीं है कि हम कौन हैं? हम हैं प्रिमो गैंग। ये सुन सियोक ने अपने दांत भींच कर कहा कि अपनी बकवास बंद करो। प्रिमो गैंग? अजी घंटा, तुम लोग बस मामूली से थर्ड रेट बुलीज हो। ये सुन जो ह्यूक ने गुस्से से भरते हुए उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसने बताया कि हमारी प्रिमो गैंग में 20 बंदे हैं। तेरे जैसे कीड़े को निपटाना हमारे लिए सिगरेट ढूंढने से भी आसान है। अब हम तुझे इज्जत से पीटेंगे ताकि तुम अपनी इस मोटी बुद्धि में कुछ सबक सीख सको। इतना बोल वो लोग सियोक को पीटने लगे। वहीं सियोक भी पीटते हुए मन ही मन बोल रहा था कि जो ह्यूक तुम बस इंतजार करो, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। इसके बाद सीन स्कूल के स्टाफ ऑफिस पे शिफ्ट होता है। सियोक यहाँ अपने टीचर से मदद मांगने आया था। उसकी कंप्लेन सुन वो टीचर बोलने लगा कि हर किसी की जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। जरा एक बार मुझे ही देख लो, मेरी जिंदगी भी उतनी ही मुश्किल है। सामने से सियोक ने उसे बताया कि उन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी $6,000 लूट लिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिमो गैंग नाम का ग्रुप भी बना लिया है, और वो लोग गैंगस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। मुझे वाकई में लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसके टीचर ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पूछा कि क्या तुम इसे थोड़ा और नहीं सह सकते? ये सुन सियोक ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? सामने से उस टीचर ने बताया कि मेरे हिसाब से बहुत सारे बंदों के परेशान होने की जगह किसी एक बंदे का परेशान होना बेहतर है। इसके बाद सियोक प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, लेकिन पुलिस वाले ने भी उसे ये बोलकर टाल दिया कि ये सब चीजें तुम्हें अपने पेरेंट्स या टीचर्स से बोलनी चाहिए। ये सुन सियोक ने बताया कि मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि वो लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। सामने से उस पुलिस वाले ने उसे बाहर निकलने का इशारा कर कहा कि हम काफी बिजी हैं, इसीलिए हमें परेशान करना बंद करो और अपने घर जाओ। अगर तुम वापस यहाँ आए तो मैं तुम्हें पब्लिक ड्यूटीज में इंटरफियर करने के लिए जेल में डाल दूंगा। सियोक भी वहां से बाहर निकलकर बोलने लगा कि सारे बड़े लोग एक जैसे ही हैं। फिर उसने ह्यूंग की ओर देख पूछा कि क्या इतना काफी है? ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि हाँ, बस अब हमें एक आखिरी काम करने की जरूरत है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कुछ बंदे किसी का घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये जो ह्यूक और उसकी गैंग थी। जो ह्यूक हाथ में बैट पकड़े बोल रहा था कि आखिर उस कमीने सियोक की हेड काउंसलर से शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब तो मैं उसे मार कर ही रहूंगा। तभी उन्हें पार्क सियोक का घर भी मिल गया। उसके बंदे बातें करने लगे कि शायद यही उस सियोक का घर है। जो ह्यूक ने उन्हें बकवास बंद करने को बोल कहा कि जल्दी से मुझे ऊपर उठाओ। ये सुन उसके बंदों ने भी उसे दीवार पे चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में वो सियोक के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। सियोक भी किसी की आवाज सुन चौंक गया। उसके सामने जो ह्यूक हाथ में बैट लिए खड़ा था। वो ईविल तरीके से स्माइल करते हुए बोल रहा था कि मैंने तुझे ढूंढ लिया।
सियोक के उसे देखकर होश उड़ गए। तभी जो ह्यूक ने उसके कमरे का ग्लास तोड़ दिया। फिर वो उस दरवाजे से अंदर आने लगा। वो सियोक से बोल रहा था कि मैंने तुझे वार्न किया था ना कि अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुझे मार डालूंगा। सियोक भी उसे देख डर के मारे कांपने लगा था। वो जो ह्यूक से पूछने लगा कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। जो ह्यूक ने चिल्लाकर अपना बैट घुमाते हुए बताया कि मैं यहां तुझे मारने के लिए आया हूं। तेरी हम लोगों के बारे में शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई? मर जा कमीने। सियोक ने भी ये देख डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। ये सुन जो ह्यूक ने सियोक से कहा कि तू वाकई में किस्मत वाला है। मैं तुझे अगले दिन स्कूल में मिलूंगा। मरने के लिए तैयार रहना। इतना बोल वो अपनी गैंग के साथ वहां से निकल गया। पीछे बैठा सियोक भी उसे कमीना बोल रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर ह्यूंग से कहा कि ठीक है, चलो अब इन सब का अंत करते हैं। माँ को ये सब पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमें ये करना ही होगा। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सियोक के पेरेंट्स उसके कमरे की हालत देख हैरान हो चुके थे। सियोक के फादर बोल रहे थे कि क्या एक आम से बच्चे को बुली करना उनके लिए इनफ नहीं था? ये कोई स्टूडेंट्स है या गैंगस्टर? हम अभी के अभी स्कूल जाएंगे। पीछे खड़े ह्यूंग ने उन्हें मना करते हुए बताया कि अगर आप स्कूल गए तो वो लोग बस उनसे माफी मंगवाकर मामला निपटा देंगे। ये सुन सियोक के फादर ने परेशान होकर पूछा कि तो अब मैं और क्या करूं? क्या तुम ये चाहते हो कि हम उन्हें ऐसे ही जाने दें? ह्यूंग ने बताया कि नहीं, ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सियोक और मैंने इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करके रखी है क्योंकि हमें लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। ये सुन सियोक के फादर ने पूछा कि कैसी प्रिपरेशंस? ह्यूंग ने बताया कि हम उन बंदों को हेल से भी बदतर एक्सपीरियंस दिलवाएंगे। इसके बाद हमें सुप्रीम प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठे बंदे ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को क्या काम है? सियोक के फादर ने उसे बताया कि हम एक कंप्लेंट फाइल करवाना चाहते हैं। ये सुन सामने से उस बंदे ने बताया कि ये तो तुम लोग पुलिस स्टेशन पे भी कर सकते हो। तभी ह्यूंग ने कहा कि हाँ हमें पता है, लेकिन हम प्रोसिक्यूटर की ऑफिस पे डायरेक्टली भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सुन उस बंदे ने गहरी सांस लेते हुए पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए? ये बच्चे कौन हैं? क्या तुम लोग यहाँ बच्चों की फाइटिंग को लेकर कंप्लेंट फाइल करवाने आए हो? ये कोई किंडरगार्टन नहीं है। तभी सामने से ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि हैबिचुअल स्पेशल एक्सटॉर्शन, स्पेशल इंटिमिडेशन, हैबिचुअल स्पेशल वायलेंस, रेजिडेंस ट्रेसपासिंग और डैमेज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। उसकी बातें सुन उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर ह्यूंग ने उसकी तरफ एक पैकेज बढ़ा दिया। उसने उसमें से कुछ फोटोज और पेन ड्राइव निकालकर देते हुए बताया कि ये इस केस से जुड़े कुछ सबूत है, और साथ ही एक और चीज। ये सुन उस बंदे ने परेशान होकर पूछा कि क्या अभी और भी है? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देकर एक कागज निकालते हुए बताया कि ये है डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज का एक्यूजेशन। उस कागज को देख वो बंदा परेशान होकर पूछने लगा कि तो क्या इसका मतलब तुम लोग पुलिस के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो? सामने से सियोक और ह्यूंग ने एक साथ उसे हाँ में जवाब दिया। ऐसे ही रात हो जाती है और सियोक अपनी कोचिंग से वापस घर जा रहा होता है। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। ये जो ह्यूक और उसकी गैंग होती है। जो ह्यूक ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैंने सुना है तुमने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल की है। इतना बोल वो लोग सियोक को उठाकर कहीं ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में वो लोग किसी अनजान जगह पर पहुंच गए। उन्होंने सियोक को ले जाकर वहां पटक दिया। फिर जो ह्यूक एक कटर निकालकर बोलने लगा कि क्या तूने वाकई में मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है? तू वाकई में पागल हो गया है? क्या तुझे वाकई में लगा था कि मैं इस मामले को ऐसे ही जाने दूंगा? अब तो मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। तो चलो सबसे पहले इसकी पैर से शुरुआत करते हैं। ये सुन सियोक डरते हुए उन्हें रुकने को बोलने लगा। तभी किसी ने जो ह्यूक के मुंह पर टॉर्च मार के उसे आवाज लगाई। ये पुलिस वाले होते हैं। वो जो ह्यूक पे अपनी टीजर गन ताने बोल रहे थे कि अभी के अभी रुक जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। तुरंत ही अपना हथियार नीचे फेंको। जो ह्यूक भी पुलिस को देख हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। तभी सामने से सियोक ने हंसते हुए उसे अपना फोन दिखाकर कहा कि ऐसा इसकी वजह से हुआ है। दरअसल उसने पहले से ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल मिला दिया था। ये देख जो ह्यूक गुस्से से उसे गाली देने लगा। सियोक ने आगे बताया कि मैंने शुरुआत से ही 119 पे कॉल मिला दिया था, और तुम्हें तो पता ही होगा कि 119 हर कॉल को रिकॉर्ड करता है, राइट? तुम्हें जितनी गालियां देनी हो उतनी दो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी गालियां देता। इसके बाद हमें वापस से प्रोसिक्यूटर की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां पर किसी डिवाइस में रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें सियोक अपने टीचर से जो ह्यूक से बचाने के लिए मदद मांग रहा था। ह्यूंग ने रिकॉर्डिंग सुन रहे उस प्रोसिक्यूटर बंदे को बताया कि मैं एक मदद मांग रहे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट ना मानने के लिए डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज और उन बंदों के गुनाहों को नजरअंदाज करने के लिए एक्सेसरी टू रॉबरी की कंप्लेन करना चाहता हूं। ये काफी सीरियस ऑफेंसेस है। उसकी बात सुन उस बंदे ने भी पूछा कि तो अब तुम क्या चाहते हो? तभी ह्यूंग का फोन बजने लगा।
उसने फोन पे कुछ इन्फॉर्मेशन पाकर उस बंदे को बताया कि जो ह्यूग को अटेम्प्टेड मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है, उसे पास ही के पहाड़ों पे सियोक को मारने की कोशिश करते हुए पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। ये सुन उस प्रोसिक्यूटर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे? सामने से उस बंदे ने बताया कि मैं जो तुम चाहो वही करूंगा। ये सुन ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि तुम सच बोलो। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि तुम उन बंदों के सारे विक्टिम्स को इकट्ठा करो और हर किसी को कंप्लेन फाइल करने में मदद करो। उस प्रोसिक्यूटर ने भी ह्यूंग की बात मान ली। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किसी कैफे में बैठा ह्यूंग सियोक से इंप्रेस होकर पूछ रहा था कि क्या तुमने चश्मे पहनना छोड़ दिया? सियोक ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि अब जबकि वो खो ही गए हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कॉन्टैक्ट्स पहनूंगा। वैसे भी चश्मे बहुत अनोइंग होते हैं। वैसे अब जो ह्यूग के साथ क्या होगा? ह्यूंग ने बताया कि शायद उसे कम से कम 10 साल की जेल तो होंगी ही। ये सुन सियोक हैरान होकर पूछने लगा कि क्या वाकई में? ह्यूंग ने उसे बताया कि जब कोई हमारी तरह एग्जैक्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस की लिस्ट बनाकर कंप्लेंट करता है तो पुलिस को हर ऑफेंस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और जब ऐसा होता है तो आरोपी के लिए बचना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे फेलनी की तरह कैटेगराइज किया जाता है। उसकी सजा 10 साल से भी ज्यादा हो सकती है। वो कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए क्योंकि हमने हर क्राइम के लिए अलग से कंप्लेंट फाइल की है। मान लो कि अगर उसके 50 विक्टिम्स हैं और अगर हर विक्टिम को एक सेपरेट ऑफेंस के तौर पे कंसिडर किया जाए तो उन सब के कंप्लेंट फाइल करने पर अगर हर किसी का 4 महीने गिना जाए तो भी उसकी सजा 200 महीने होंगी। हालांकि हकीकत में कोर्ट उन केसेस को ग्रुप अप करके सजा सुनाती है, इसलिए सजा उतनी भी एक्सट्रीम नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इससे उसे मिलने वाली सजा तो बढ़ ही जाएगी और ऊपर से कॉम्पेंसेशन का मामला तो पूरा अलग ही है। ये सुन सियोक ने पूछा कि क्या तुम शुरू से ही स्कूल और टीचर सबको टारगेट कर रहे थे? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि मैंने वही ट्रिक्स यूज की है जिसे मैंने किसी से सीखा था। सामने से सियोक ने पूछा कि भला वो कौन है? ह्यूंग ने मुस्कुराकर बताया कि है कोई। इतना बोल वो कंफ्यूज बैठे सियोक को देख मन ही मन बोलने लगा कि कौन से तुम्हारा क्या मतलब? ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है स्कूल वायलेंस के ग्रिम रीपर। तभी वहां पर कोई और भी आ पहुंचा। ये यूना होती है। सियोक यूना को देख शर्मा गया। ह्यूंग अपनी बहन को देख पूछने लगा कि तुमने इतना लेट क्यों किया? सामने से यूना ने गुस्सा होकर पूछा कि तेरे जैसा बिना पैसों वाला बंदा इतनी महंगी आइसक्रीम क्यों खा रहा है? ये सुन ह्यूंग रोने का नाटक कर बोलने लगा कि तो दे दो ना थोड़े पैसे। तभी सियोक ने भी खड़े होते हुए यूना को ग्रीट किया। उसे देख यूना ने पूछा कि तुम कौन हो? ह्यूंग ने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि ये सियोक है, ये तुम्हारी ही स्कूल में है। उसने कहा था कि वो तुम्हारी स्कूल में क्लास में टॉप करता है। क्या तुम इसे नहीं जानती? ये मुझे रिसेंटली पढ़ाई करने में मदद कर रहा है। ये सुन यूना ने भी सियोक से इंप्रेस होते हुए उसे खुद का इंट्रोडक्शन देकर ग्रीट किया। सियोक ने भी उसे ग्रीट किया। थोड़ी देर बाद ह्यूंग कैफे से बाहर निकलकर अपनी बहन को हंसते हुए देख बोलने लगा कि मैं यही देखना चाहता हूँ। मेरा अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी फिक्स करने का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। गुड लक सियोक और यूना। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वहां कमरे में यूना काफी मेहनत से कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। तभी ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुमने अपनी लिटरेचर स्टडी गाइड को चेक किया? ये सुन यूना गुस्सा होकर पूछने लगी कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं? मेरी बातें सुनना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ह्यूंग भी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि यह बहुत ही अच्छा है। वहीं यूना को भी वो सियोक का लिखा हुआ लाल कलर का लव लेटर मिल गया। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। यूना अपने फोन पे सियोक का मैसेज देख काफी खुश हो गई। उसने सियोक के साथ डिनर करने का प्लान बनाया। वहीं उसकी बातों से परेशान हो रहा ह्यूंग बोलने लगा कि क्या तुम अपना फोन वाइब्रेट पे नहीं रख सकती? यूना ने उसे मना करते हुए पूछा कि अगर मैंने कोई मैसेज मिस कर दिया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? ह्यूंग भी अपनी बहन का फ्यूचर बदलकर काफी खुश था। अब उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये कोई सपना नहीं है। तभी उनकी मां ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद वो भी खाना खाने पहुंच गए। वो इतना सारा खाना देखकर काफी खुश हो गए। वो खाना खाते हुए उसकी तारीफें करने लगे। तभी ह्यूंग के फादर ने उससे पूछा कि वैसे तुम रिसेंटली स्कूल क्यों नहीं जा रहे? क्या कुछ चल रहा है? ये सुन ह्यूंग भी खाना खाते हुए रुक गया। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है स्कूल वालों ने घर पे कॉल कर दिया है क्योंकि मैं सियोक की प्रॉब्लम में उलझा होने की वजह से कुछ दिनों से स्कूल नहीं गया। इतना सोच वो झिझकते हुए अपने फादर को जवाब देने लगा। ये देख उसके फादर ने बताया कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं बस तुम्हारा रीजन जानना चाहता हूं। ह्यूंग की मां ने भी उनसे अग्री किया। वहीं ह्यूंग परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मैं सच तो बता नहीं सकता क्योंकि उनको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं स्कूल में भी अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, और वो भी तब जब वहां पर कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे दोस्ती करने की जरूरत हो। इतना सोच उसने अपने फादर को बताया कि मेरे लिए स्कूल में सीखने को
कुछ भी नहीं बचा है। ये सुन उसके फादर ने अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पे रख दी। उन्होंने ह्यूंग से पूछा कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें अपनी स्कूल करिकुलम में जो भी है वो सब आता है? ह्यूंग हाँ में जवाब देकर बोलने लगा कि मुझे वो सब ऑलरेडी आता है जो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुझे स्कूल में सिर्फ रीलर्न करने जाने में कोई पॉइंट नहीं दिखता। तभी उसकी माँ ने पूछा कि कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं है ना कि कोई तुम्हें बुली कर रहा हो? उसके फादर ने भी उसे खुलकर बोलने को कहा। यूना भी गुस्से से पूछने लगी कि कौन है वो कमीना? ह्यूंग ने उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। ये सुन वो तीनों ही हैरान रह गए। दरअसल लोगों को लगता है कि उन्हें जुडिशरी एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन असल में उन्हें जुडिशरी एग्जाम देने के लिए सिर्फ किसी लॉ कोर्सेज के 35 क्रेडिट घंटे की ही रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूंग ने उन्हें आगे बताया कि मैं जानता हूं कि आप लोग किस बारे में परेशान हैं। लोग जीईडी पे लुक डाउन करते हैं, लेकिन ये तो बस समाज का सेट किया हुआ नजरिया है। ह्यूंग की माँ अभी भी इस बारे में थोड़ी हिचकिचा रही थी। तभी ह्यूंग ने अपने फादर से पूछा कि क्या आप मुझे एक शर्त पे ये करने दे सकते हैं? साल के अंत तक मैं जीईडी पास करके सी सैट की एग्जाम दूंगा। ये सुन उसके फादर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने ह्यूंग से कहा कि तुम्हारे फादर के तौर पे मैं चिंतित हूं कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेकिन साथ ही मेरा यह भी मानना है कि फेलियर्स एक्सपीरियंस करना जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो फिर ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो उसे पूरी मेहनत से करना। इसके बाद हमें ह्यूंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़के ह्यूंग के पास खड़े पूछ रहे थे कि क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? चलो स्कूल स्टोर पे चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नाश्ता भी दिलवाऊंगा। दूसरा लड़का भी उसे चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन ह्यूंग ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मैं थोड़ा बिजी हूं, इसलिए तुम लोग चले जाओ। ये सुन वो लड़के बोलने लगे कि अभी तो एग्जाम का सीजन भी नहीं आया। ह्यूंग ने उन्हें चुप होने को बोल बताया कि अब मेरे पास सी सेट के एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा। सी सेट की बात सुन वो लड़के हैरान रह गए। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें किसी स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसे वो क्वेश्चंस काफी हार्ड लग रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो ये काफी इजी हुआ करते थे, वैसे सोचा जाए तो मैं अभी पहले वाली बॉडी में ही हूं। तभी कुछ फील करके वो सरप्राइज्ड हो गया। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ह्यूंग तुरंत ही खड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर ये अजीब सी फीलिंग क्या है। इतना सोच वो आसपास देखते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मुझे पक्का यकीन है कि मैंने कुछ अजीब फील किया था। थोड़ी देर बाद वो उस स्टडी रूम की छत पे जा पहुंचा। उसने वहां लगे एक वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक भी खरीद ली। फिर उसका ढक्कन खोलते हुए ह्यूंग ने गहरी सांस लेकर कहा कि लगता है रिसेंटली मैं काफी कमजोर फील कर रहा हूं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहा हूं। इतना बोल वो ड्रिंक पीने लगा। फिर उसने कहा कि प्रॉबेबली वो मेरा ओवर एग्जॉशन या वैसा ही कुछ होगा। इतना बोल उसने अपनी ड्रिंक का कैन दूर पड़े डस्टबिन की ओर फेंक दिया, लेकिन वो कैन डस्टबिन के कोने पे टकरा गया। ये देख ह्यूंग इरिटेट होकर बोलने लगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इतना बोल उसने डस्टबिन के पास पड़े एक और कैन को उठाते हुए पूछा कि अब इसे यहां किसने छोड़ दिया? क्या लोगों को कचरा डस्टबिन में फेंकना इतना मुश्किल लगता है? इतना सोच उसने वो कैन उठा लिया, लेकिन तभी उसे वापस से वही अजीब फीलिंग होने लगी। उसे कोई कैन पकड़ा हुआ बंदा दिखाई देने लगा। इससे ह्यूंग पूरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत ही वो कैन वापस छोड़ दिया। वो हांफते हुए सोचने लगा कि अभी अभी ये क्या था? आखिर मैंने वो क्या देखा? आखिर मेरे साथ हुआ क्या? फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश कर कहा कि शायद वो मेरा हेलुसिनेशन होगा। मुझे यकीन है कि वो बस मेरे दिमाग में ही था। इतना सोच उसने वो कैन फिर से उठा लिया, लेकिन ऐसा करते ही उसे फिर से वही अजीब फीलिंग होने लगी। उसे अपने दिमाग में एक सीन दिखाई देने लगा जिसमें कोई बंदा वही कैन पकड़े हुए अपने टीचर को गालियां दे रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। वो इस सब से काफी फ्रस्ट्रेटेड था। उसके दोस्त ने भी उसे समझाते हुए कहा कि हम वीकेंड पे काफी मजे करेंगे। उस लड़के ने भी अपने दोस्त की बात से अग्री कर वो कैन डस्टबिन की ओर फेंकते हुए कहा कि चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन उसका कैन डस्टबिन से टकराकर नीचे जमीन पे गिर गया। ह्यूंग ऐसे विजन्स देख हैरान होकर सोचने लगा कि मुझे ऐसे विजन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैं थका हुआ हूं। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन का ही कोई हिस्सा होगा। इतना सोचते हुए उसने वापस से अपनी स्टडी टेबल पे पहुंचकर सोचा कि तो चलो अब फिर से स्टडी करते हैं, मुझे काफी सारी चीजें पढ़नी है। तभी उसका हाथ उस टेबल पे टच हो गया। इससे उसे फिर से वही अजीब फीलिंग होने लगी। इस बार उसे उसी टेबल का विजन दिखाई देता है। वहां पर कोई बंदा काफी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। ह्यूंग भी उसे देख सोचने लगा कि क्या ये मुझे पास्ट का विजन दिखाई दे रहा है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतना सोच वो उस स्टडी रूम को चलाने वाले बंदे के पास जा पहुंचा। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस टेबल पे मैं बैठा हूं उसे कौन यूज करता था?
उस बंदे ने ह्यूंग को जवाब देते हुए बताया कि वो एक ऐसे बंदे के द्वारा यूज किया जाता था जो सीसैट में 2 बार फेल हो गया था। वो ऐसे पढ़ाई करता था जैसे उस पे उसकी जान डिपेंड करती हो, और आखिर में उसे फेमस मेडिकल स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। ह्यूंग ने आगे पूछा कि क्या वो चश्मे और बज कट किया हुआ कोई मोटा बंदा था। ये सुन वो बंदा पूछने लगा कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम उसे जानते हो? फिर सीन ह्यूंग के घर पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग अपने कंप्यूटर पे बैठा बोल रहा था कि मुझे कुछ रिसर्च करनी होगी। इतना बोल उसने साइकोमेट्री के बारे में सर्च किया। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम किसी चीज की पास्ट की मेमोरीज या उस चीज के ओनर की कोई स्ट्रांग मेमोरी पढ़ सकते हैं। लगता है मुझे ये एबिलिटी रिग्रेशन होते वक्त मिली है, लेकिन क्या मुझे इसके बारे में वाकई में खुश होना चाहिए? इतना बोल वो अपने पास पड़े यूना के वॉलेट को देखने लगा। फिर उसने तुरंत ही उसे टच कर लिया। ऐसा करते ही उसे वो अजीब फीलिंग फिर से होने लगी। वो वहां का नजारा देख इम्प्रेस्ड हो गया। वो बोलने लगा कि इस बार तो यहां पर नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, चलो नंबर 1 को सिलेक्ट करके देखते हैं। इतना बोल उसने नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया। ऐसा करते ही उसे यूना और सियोंक का किसिंग सीन दिखाई देता है। ये देख ह्यूंग मुंह बनाते हुए बोलने लगा कि शुरुआत का सीन ही इतना घटिया कैसे हो सकता है? कहीं मैंने अपनी बहन को बचाने के चक्कर में एक यंग लड़के का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर दिया ना? मुझे वाकई में सियोंक के लिए सॉरी फील हो रहा है। लेकिन तभी उसे जो ह्यूग का बुली करने वाला सीन याद आ गया। उसे याद कर ह्यूंग सोचने लगा कि ये बात अच्छी है कि ये सियोंक है। अगर मैंने कुछ ना किया होता तो उसकी जगह जो ह्यूग होता। तभी कुछ देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। वो उन सीन्स के आखिर में दिखाई देने वाले नंबर्स देख सोचने लगा कि आखिर ये नंबर्स क्या चीज है। इतना सोच उसने उन नंबर्स को अरेंज करने की कोशिश की तो कोई तारीख निकलकर सामने आई। ये देख ह्यूंग ने सोचा कि ये जरूर वक्त को रिप्रेजेंट करता होगा। फॉर्चुनेटली इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे कुछ टेस्ट्स करने होंगे। इतना बोल वो अपनी एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को समराइज किया। उसने कहा कि सबसे पहला तो ये कि मैं मेमोरीज तभी पढ़ सकता हूं जब मैं उस चीज को टच कर रहा हूं या उसके काफी करीब हूं। दूसरा ये कि पावरफुल मेमोरीज ज्यादा आगे होती है और फालतू की मेमोरीज या तो गायब हो जाती है या धुंधली होती है। तीसरा ये कि स्पेसिफिक टाइम तभी चूज किया जा सकता है जब वहां पर काफी सारी स्ट्रांग मेमोरीज या किसी टाइम से रिलेटेड कोई फीलिंग हो। चौथा ये कि फालतू की मेमोरीज पढ़ने के लिए मेरे पास उस मोमेंट से रिलेटेड कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आखिर मुझे ऐसी एबिलिटी कैसे मिल गई? तभी यूना वापस घर पहुंच गई। उसे देख ह्यूंग बोलने लगा कि डिजेनरेसी की भी कोई हद होती है। ये सुन यूना ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? ह्यूंग ने उसे बताया कि तुम्हारे कान अभी भी गीले हैं। तो तुम्हारी फर्स्ट किस कैसी रही? ये सुन यूना एम्बेरस होकर पूछने लगी कि क्या सियोंक ने तुम्हें बता दिया? ह्यूंग ने शातिर मुस्कान के साथ बताया कि मैं तो बस तुक्का लगा रहा था, लेकिन लगता है तीर निशाने पर लगा है। ये सुन यूना भड़कते हुए बोलने लगी कि चुप कर, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो ये अच्छा नहीं होगा। ह्यूंग ने भी मुंह बनाकर कहा कि अगर मुझे $10 मिले तो शायद ऐसा हो सकता है। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए वो अपने बेड में लेट गया। वो थोड़ा परेशान होकर सोच रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब भी मैं फोकस करता हूं तो मुझे काफी सारी मेमोरीज दिखाई देने लगती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एबिलिटी फोकस करने से एक्टिवेट होती है? क्या मुझे इसके एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? इसके बाद हमें ह्यूंग की स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहां खड़ा एक टीचर स्टूडेंट्स को एग्जाम खत्म होने पर कंग्रेचुलेट कर रहा था। स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम खत्म होने पर चैन की सांस ली। वहीं ह्यूंग अपने डेस्क को टच करके फोकस करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते ही उसे काफी सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज दिखाई देने लगे। ये देख उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी यूज कर सकता हूं। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा यूजफुल होगा। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। उसके क्लासमेट्स उसे बता रहे थे कि एक मेपल टेल्स नाम की गेम ट्रेंड में चल रही है। क्या तुम हमारे साथ उसे खेलने आना चाहोगे? मैंने सुना है कि वो काफी मजेदार है। ह्यूंग ने भी सोचा कि चूंकि अब मेरी एबिलिटी की वजह से पढ़ाई आसान हो चुकी है तो शायद मुझे भी थोड़ा मजा कर लेना चाहिए। इतना सोच उसने उन लड़कों के साथ जाने के लिए अग्री कर लिया। तभी उसके आगे की डेस्क पे बैठे किसी का पाउच गिर गया। ह्यूंग ने भी वो पाउच उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने वो पाउच उस म्योंग नाम की लड़की की ओर वापस बढ़ा दिया। म्योंग ने भी पाउच लेते हुए ह्यूंग को थैंक यू बोला। ह्यूंग ने कहा कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तभी म्योंग के उस पाउच को टच करने से उसे वापस से वही अजीब फीलिंग होने लगी। वहां पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो काफी परेशान हो गया। वहीं म्योंग उसे पूछ रही थी कि क्या तुम पाउच छोड़ सकते हो? ह्यूंग ने भी ये सुन अपने विचारों से बाहर आते हुए उसे छोड़ दिया। फिर म्योंग ह्यूंग को ग्रीट कर वहां से निकल गई। वहीं पीछे खड़ा ह्यूंग सोचने लगा कि अभी अभी वो क्या था। मुझे इस बात को वेरीफाई करना ही होगा। इतना सोच उसने अपने उन क्लासमेट से माफी मांगकर बताया कि मुझे अभी कुछ जरूरी काम आ गया है। ये सुन उनमें से एक लड़का बोलने लगा कि तुम फिर से स्टडी करने जा रहे हो, राइट? दूसरे लड़के ने उसकी बात नकारते हुए कहा कि यह जरूर किसी लड़की का चक्कर है।
वहीं ह्यूंग वहां से बाहर निकलकर सोच रहा था कि उसकी लड़की के चक्कर वाली बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं इग्नोर कर सकूं। इतना सोचते हुए वो क्लब रूम के सामने जा खड़ा हुआ। तभी वहां पर कोई आ गया। एक टीचर उसे देख पूछने लगा कि भला हमारे क्लास का टॉपर यहाँ क्या कर रहा है। ह्यूंग ने भी उसे मिस्टर पार्क बुलाते हुए ग्रीट किया और बताया कि मैं मियोंग का इंतजार कर रहा हूँ। वो 1 घंटे से अंदर ही है। उसकी बात सुन मिस्टर पार्क ने दरवाजा खटखटाते हुए मिस्टर ली को आवाज लगाकर बताया कि ह्यूंग मियोंग का इंतजार कर रहा है। ये सुन मिस्टर ली ने भी दरवाजा खोल दिया। तभी वो ह्यूंग को देख सरप्राइज्ड हो गया। ह्यूंग ने उससे माफी मांगते हुए बताया कि मैंने मियोंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ कहीं जाऊंगा। अगर हम लेट हुए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या आप प्लीज मियोंग को जाने दे सकते हैं। मिस्टर ली ने भी हिचकिचाते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने आवाज लगाकर मियोंग को बाहर बुलाया। मियोंग भी उसकी बात सुन बाहर आ गई। मिस्टर ली उसे अजीब नजर से घूर रहा था। उसने मियोंग के करीब जाकर पूछा कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसकी वजह से तुम स्टडीज में लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। मियोंग ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। तभी मिस्टर ली मियोंग को पकड़कर बोलने लगा कि मैं काफी मेहनत से तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा हूँ, राइट। मियोंग भी उसके ऐसा करने से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं उस मिस्टर ली की हरकतें देख ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि ये तो वाकई में एक खतरनाक कमीना है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। बाहर पहुंचकर मियोंग ह्यूंग से पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। ह्यूंग ने पूछा कि ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब। मियोंग ने पूछा कि तुमने मेरा इंतजार क्यों किया, यहां तक कि तुमने तो झूठ भी बोला। उसकी बात सुन ह्यूंग जवाब देने में हिचकिचाने लगा। ये देख मियोंग बोलने लगी कि यह सरप्राइज की बात है कि क्लास का टॉपर भी हकलाता है। वहीं ह्यूंग सोच रहा था कि अब मुझे याद आया कि मेरी ओरिजिनल जिंदगी में मैंने इस लड़की से कभी बात नहीं की थी। इतना सोच उसने मियोंग से पूछा कि क्या अब ये बात तुम खुद बोलोगी या मुझे ही बोलना पड़ेगा। ये सुन मियोंग चौंक कर बोलने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर तुम इतना सरप्राइज्ड क्यों हो, मैंने तो अभी कोई बात मेंशन भी नहीं की और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो बात क्या है। ये सुन मियोंग रोने लगी। ह्यूंग ने उससे कहा कि तुम जब चाहो तब मुझे बता सकती हो। तभी मियोंग ने बोलना शुरू किया कि मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे फादर अल्कोहलिक और गैम्बलिंग के एडिक्ट हैं। ये सुन ह्यूंग अपने होंठ भींच कर सोचने लगा कि ऐसे कमीने कुछ चंद पैसों के लिए भी सेटल हो जाते हैं। फिर उसने मियोंग से पूछा कि और तुम्हारी माँ के बारे में क्या। मियोंग ने बताया कि वो कब की गुजर चुकी है। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि ये तो बहुत ही खराब हालात है, अगर ऐसा ही है तो इसकी रिपोर्ट पुलिस से करना फिजूल होगा। फिर उसने मियोंग से पूछा कि वो कमीना ली सियोंग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा था, राइट। मियोंग उसकी बात सुन रोते हुए बताने लगी कि अगर तुम नहीं होते तो अभी भी वो मेरे साथ वैसा ही करता। वो हर रोज मुझे बुलाता है और मुझे हर बार काफी डर लगता है। ये सुन ह्यूंग गुस्से से भरते हुए सोचने लगा कि उस कमीने की अपने स्टूडेंट के साथ इतनी गंदी हरकत करके खुद को टीचर बुलाने की हिम्मत भी कैसे होती है। मैं इस केस को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। फिर हमें अगले दिन ह्यूंग की स्कूल का सीन दिखाई देता है। ली सियोंग चिल्लाते हुए ह्यूंग से आगे आने को बोल रहा था। ये सुन कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगे कि क्या मिस्टर ली फिर से ह्यूंग को पीटने वाले हैं। तभी ली सियोंग ने ह्यूंग को नीचे झुकने को बोला। ह्यूंग भी उसकी बात मान नीचे झुक गया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स उसे देख बोल रहे थे कि मिस्टर ली ने पिछली बार भी ह्यूंग को हिट किया था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ली सियोंग गुस्से से बोलने लगा कि क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, तुमसे किसने बोला था कि तुम हाई स्कूल लेवल का मैथ्स सीख सकते हो। ह्यूंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे लिए अब सीखने को और कुछ भी नहीं बचा है। ये सुन ली सियोंग और भी ज्यादा भड़क गया। वो उस डंडे से ह्यूंग को पीटने लगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद स्कूल स्टोर का सीन दिखाई देता है। मियोंग अपनी कुछ और क्लासमेट्स के साथ लंच खरीद रही थी। वहीं ह्यूंग उसे देख सोच रहा था कि लगता है वो ली सियोंग रिसेस के दौरान मियोंग को काफी कम बुलाता है। तुम परेशान मत होना मियोंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ह्यूंग भी अंगड़ाई लेकर बोलने लगा कि आखिरकार ये खत्म हुआ। तभी उसने देखा कि कोई लड़की मियोंग को बता रही थी कि मिस्टर ली ने उसे घर जाने से पहले ऑफिस में आने को बोला है। मियोंग ने भी उसे ठीक है कहा। ये देख ह्यूंग मन ही मन ली सियोंग को गाली देने लगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और ऑफिस के बाहर खड़ा ह्यूंग सोच रहा होता है कि आखिर मियोंग को इतनी देर क्यों लग रही है। तभी वहां पर वो मिस्टर पार्क नाम का टीचर आ पहुंचा। उसने ह्यूंग से पूछा कि क्या तुम फिर से मियोंग का इंतजार कर रहे हो। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो थोड़ी लेट हो रही है। मिस्टर पार्क ने ह्यूंग से कहा कि बहुत ज्यादा लवी डवी भी मत होना, ठीक है। ह्यूंग ने भी हंसते हुए उसकी बात मान ली। फिर मिस्टर पार्क ने ऑफिस के अंदर जाते हुए मिस्टर ली से पूछा कि आप अभी तक मियोंग को जाने क्यों नहीं दे रहे। ह्यूंग फिर से उसका इंतजार कर रहा है। ह्यूंग का नाम सुन ली सियोंग काफी गुस्सा हो गया। वहीं मिस्टर पार्क उससे बोल रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूंग इंतजार करते हुए ही जम जाएगा। ली सियोंग ने भी अपनी जगह से खड़े होकर हंसते हुए कहा कि हमारा बस हो ही गया है, मैं मियोंग को वापस भेजने ही वाला था।
इतना बोल वो मियोंग के पास जाकर चिढ़ते हुए पूछने लगा कि क्या तुम उस कमीने के साथ उस तरह के रिलेशनशिप में हो? क्या तुम डेटिंग और वो सब कर रहे हो? थोड़ा बचकर रहना, मैं तुम्हारी हर चीज देख रहा हूं। मियोंग भी उसके ऐसा करने से कांप रही थी। फिर वो वहां से बाहर निकल आई। ह्यूंग ने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए यह सहना काफी मुश्किल रहा होगा, राइट? लेकिन तुमने काफी अच्छा किया। चलो अब यहां से चलते हैं। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मियोंग ने सोचते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। ये सुन ह्यूंग ने उसे बताया कि डिलीशियस चीजें खाना तुम्हारे मूड को काफी इंप्रूव कर देगा। वहीं ऊपर खड़ा लीसियोंग उन्हें देख गुस्से से भरा जा रहा था। ह्यूंग ने मियोंग से पूछा कि स्पाइसी खाना कैसा रहेगा। मियोंग ने बताया कि मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि मुझ पर यकीन करो, कुछ स्पाइसी खाना स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। फिर हमें अगले दिन वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लीसियोंग फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए ह्यूंग को आगे आने को बोल रहा था। वहां बैठे स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लीसियोंग ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं लीसियोंग अभी भी इरिटेट होकर ह्यूंग को बाहर बुला रहा था। कुछ लड़के बातें करने लगे कि मैंने सुना है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ह्यूंग और मियोंग डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? वो अपना गुस्सा सिर्फ ह्यूंग पर ही क्यों निकाल रहा है? तभी ह्यूंग ने लीसियोंग के सामने खड़े होते हुए बताया कि मैं आपके कहे मुताबिक यहां आ चुका हूं। लीसियोंग उसे देख बोलने लगा कि कमीने मुझे घुरना बंद कर। तभी ह्यूंग ने लीसियोंग के हाथ में पकड़े डंडे को देख पूछा कि क्या आप मुझे इससे मारने वाले हैं? ये सुन लीसियोंग हैरान रह गया। तभी ह्यूंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगा कि आपको तो पता ही होगा कि इससे मुझे मारना किसी डेंजरस ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेशल वायलेंस करना कंसिडर किया जाएगा, राइट? मैंने पिछले दिन तो इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगा। तो अब मैं चलता हूं। इतना बोल ह्यूंग वहां से निकल गया। ये देख ली सियोंग उसे गुस्से से गालियां देने लगा। फिर शाम के वक्त घर जाते हुए मियोंग ह्यूंग से माफी मांगने लगी। ह्यूंग ने उसे बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहां पर बुरा बंदा वो ली सियोंग है। मियोंग ने आगे पूछा कि लेकिन तुम अब क्या करोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी जिंदगी एक हेल बन जाएगी। ह्यूंग ने कहा कि यह बात तो सच है और तुम्हारे साथ रहने के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इतना बोल उसने मियोंग को देख सोचा कि साथ ही इस बात का भी चांस है कि वो लीसियोंग उसे ग्रेजुएशन हो जाने के बाद भी बुलाए, क्योंकि उसके जैसे बंदे अपने विक्टिम्स को इतना आसानी से नहीं छोड़ते। तभी मियोंग उससे बोलने लगी कि अगर ये मुश्किल लग रहा हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। ह्यूंग ने उससे कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो मियोंग, बात ऐसी नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सुन मियोंग ने पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ह्यूंग ने उसे बताया कि यह मेथड तब तक अच्छी साबित नहीं होगी जब तक तुम इसे आखिर तक करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन इसका सोल्यूशन तो है। हालांकि अगर तुम ना चाहो तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मियोंग ने उससे माफी मांगकर बताया कि मैं काफी डरी हुई हूं। यह सुन ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मियोंग ने उससे माफी मांगते हुए बताया कि मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं अकेली ही हूं। यह सुन ह्यूंग सरप्राइज्ड हो गया। मियोंग ने आगे बताया कि वो कमीना जब अच्छा फील कर रहा हो तो कुछ बार और लड़कियों का भी नाम लेता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो बस एक या दो ही लड़कियां हों। यह सुन ह्यूंग हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि अगर इसके और विक्टिम्स भी हैं तो ये काफी सीरियस क्राइम हो जाएगा। फिर उसने मियोंग का सिर सहलाते हुए कहा कि ये बात मुझे बताने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल रहा होगा। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद एक सिंगल मदर्स हाउस दिखाया जाता है। उसके सामने खड़ा ह्यूंग बोल रहा था कि लीसियोंग के कम से कम 4 विक्टिम्स हैं, उनमें से 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब कि वो लीसियोंग उनके कॉलेज स्टूडेंट्स बनते ही इंटरेस्ट खो देता है। ये कमीना वाकई में बहुत ही नीच किस्म का इंसान है। बाकी बचे 2 विक्टिम्स जो कि अब बड़े हो चुके हैं, उनमें से एक यहाँ सिंगल मदर्स फैसिलिटी में रहती है। सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स का फ्यूचर में किसी और अब्यूजर्स के साथ मिलने का भी काफी चांस रहता है, क्योंकि उन्हें डेस्परेटली किसी का एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। उनमें से काफी बिना शादी के सिंगल मदर्स भी बन जाती है। इतना सोच उसने वहां पर अंदर जाते हुए पूछा कि क्या मैं मिस कांग सोइंग से मिल सकता हूं? ये सुन वहां खड़ी लेडी ने उससे माफी मांगकर बताया कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या कोई और, लेकिन मर्दों का उनसे मिलना अलाउड नहीं है। सारी मदर्स इसे हेट करती हैं। ह्यूंग ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूं, फिर भी मैं जस्ट इन केस अपना कॉन्टैक्ट इन्फो छोड़कर जा रहा हूं। प्लीज मेरा ये मैसेज मिस सोइंग तक पहुंचा देना। उससे बोलना क्या वो बदला लेने की इच्छा रखती है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। सोयंग ह्यूंग से मिलकर पूछ रही थी कि क्या तुम ही वो हो जो मुझे ढूंढ रहा था? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन सोयंग बोलने लगी कि मैंने ये तो सुना था कि तुम स्टूडेंट हो, लेकिन तुम तो मैंने जितना सोचा था उससे भी यंग हो, तो तुम्हें मुझसे क्या काम था? ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि मैं यहाँ उस कमीने लीसियोंग की वजह से आया हूँ। सामने से सोयंग ने पूछा कि क्या कोई और स्टूडेंट उसका विक्टिम बन गया है? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि उस लड़की की मां नहीं है और उसका बाप पियक्कड़ है, लेकिन वो काफी साफ दिल की लड़की है।
ये सुन सोयंग ने उसकी बात समझते हुए कहा कि तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि अगर उस लड़की ने ली सियोंग के खिलाफ रिपोर्ट कर भी दिया तो भी उसका बाप कुछ ही पैसों में सेटल हो जाएगा, और तुम चाहते हो कि उसकी जगह मैं रिपोर्ट करूं। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि ऐसा करने से मुझे सिर्फ पैसों की लालची औरत के तौर पे ही बुलाया जाएगा। ये सुन ह्यूंग सोचने लगा कि अगर ये मुझसे मिलने आई है तो इसने जरूर कुछ डिसाइड किया होगा। शायद इसने माँ बनकर अपने बच्चे की परवरिश करने का डिसाइड किया है। इसका मतलब कि ये पैसों के लिए डेस्परेट है। इतना सोच उसने स्वयं को बताया कि अगर तुम ली सियोंग के खिलाफ केस करने में मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ढूंढकर चाइल्ड सपोर्ट दिलवाने में मदद करूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे एवरेज लॉयर से बेहतर हूं। तुम्हें इसके लिए कोई फी देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम खुद से ही किसी को स्यू कर सकती हो। ये सुन स्वयं बोलने लगी कि लेकिन मुझे तो लगा था कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। दरअसल लॉयर्स आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आप लोग सिविल केस में खुद को लीगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि यह आसान बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्यूमेंट से लेकर कंप्लेंट फाइल करना, आंसर रिसीव करना, एविडेंस इकट्ठा करना, ब्रीफ लिखना एंड और भी बहुत कुछ, ऐसी बहुत सारी चीजें इसे काफी मुश्किल बनाती है। वहीं ह्यूंग ने स्वयं को जवाब दिया कि वैसा तो सिर्फ लॉयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें काम ना मिलने का डर रहता है। बिना कोई पैसे लिए प्रो बोनो करना कानून के खिलाफ नहीं है। दरअसल बिना लीगल क्वालिफिकेशंस के किसी से पैसे लेकर लीगल सर्विसेज देना कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर यही काम फ्री में किया जाए तो यह बिल्कुल भी कानून के खिलाफ नहीं है। ये सुन स्वयं ने पूछा कि तो मुझे क्या करना चाहिए। ह्यूंग ने उसे बताया कि मैं तुम्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलो, मैं मान लेता हूं कि हमारे बीच डील हो गई है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम इसे रिग्रेट नहीं करोगी। ये सुन स्वयं ने भी उससे हाथ मिला लिया। ह्यूंग ने मन ही मन ली सियोंग से कहा कि मैं तुम्हें हेल का टेस्ट दिलवा कर ही रहूंगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूंग मियोंग को एक सोडा कैन दे रहा था। फिर वो खुद का सोडा कैन पीकर बोलने लगा कि सोडा से बेहतर और कुछ भी नहीं है। वैसे वो कमीना ली सियोंग क्या बोल रहा था? मियोंग ने बताया कि वो चाहता है कि मैं वीकेंड्स पे भी स्कूल आऊं। ये सुन ह्यूंग ली सियोंग को कमीना बोलने लगा। फिर उसने मियोंग से कहा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें सबसे पहले तुम्हारे फादर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। वो हर रोज खुद को नशे में धुत करता है। उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। ये सुन मियोंग पूछने लगी कि लेकिन मैं कैसे? मेरी बात कौन सुनेगा? ह्यूंग ने बताया कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद ह्यूंग मियोंग के घर के आसपास रह रहे लोगों से मियोंग के फादर के बारे में कुछ इंक्वायरी करने लगा। एक बंदे ने ह्यूंग को बताया कि उस यून के बारे में तो बात भी मत करो, वो पीने के बाद एक जानवर जैसा हो जाता है। ह्यूंग ने भी ये बात रिकॉर्ड करते हुए नोट कर ली कि वो बहुत ही अल्कोहलिक है। फिर एक और लेडी से पूछने पर उसने बताया कि वो एकदम नीच किस्म का इंसान है। मुझे उसकी बेटी के लिए काफी बुरा फील होता है। कुछ और आदमियों ने भी ह्यूंग को बताया कि उस यून को जल्द ही अपने किए कामों का रिजल्ट मिलेगा। काफी सारे लोग उससे गुस्सा है क्योंकि वो उनसे लिए हुए पैसे नहीं लौटा रहा। उन सबके स्टेटमेंट्स इकट्ठा कर ह्यूंग फिर से प्रोसिक्यूटर की ऑफिस पे जा पहुंचा। वहां बैठा प्रोसिक्यूटर फिर से ह्यूंग को आया देख पूछने लगा कि अब इस बार क्या हो गया? क्या तुम एक और कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि मैं अभी लॉ की पढ़ाई करते हुए लोगों की फ्री में मदद कर रहा हूं। ये सुन उस प्रोसिक्यूटर ने पूछा कि क्या तुम खुद से ही पढ़ रहे हो? तभी कुछ देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि ह्यूंग की फाइल की गई कंप्लेंट में एक भी गलती नहीं थी। उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फिर मियोंग ने उसकी तरफ कुछ कागज बढ़ाते हुए बताया कि ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स ताकि मेरी आइडेंटिटी प्रूव हो सके। उन कागज को देख वो प्रोसिक्यूटर मन ही मन सोचने लगा कि इसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इसलिए इन्होंने पहले से ही और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं। ये बच्चे काफी स्मार्ट है। इतना सोच वो उस कंप्लेंट को देखने लगा जिसमें मियोंग के फादर के खिलाफ क्वाजी इनकॉम्पिटेंस एक्ट लगाने की डिमांड की गई थी। ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि ऐसे लोग जो सोशल या मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से एक आम जिंदगी जी पाने के लिए सक्षम ना हो, उनकी एक्शंस को लिमिट किया जा सके। इससे मियोंग के फादर पे लोन्स लेने या देने पे रोक लगा दी जाएगी और साथ ही वो किसी भी क्राइम्स की सेटलमेंट में नहीं आ पाएंगे। ह्यूंग ने उस प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इतना चल जाएगा, राइट? उस प्रोसिक्यूटर ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद हमें मियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है। मियोंग का बाप उसे गालियां देते हुए बोल रहा था कि तेरी अपने बाप के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? वहीं ह्यूंग भी बाहर खड़ा सोच रहा था कि उन लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर गया। उसने देखा कि कुछ लोग मियोंग के फादर को कहीं ले जा रहे थे। एक बंदे ने उसके पास आते हुए बताया कि हम मिस मियोंग के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वहां खड़े डॉक्टर ने भी उससे कहा कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी वहां कुछ पुलिस वाले भी आ गए। ह्यूंग वहां खड़ा ये सब देख रहा था। वहीं मियोंग का बाप अभी भी उन ऑफिसर्स को गालियां देते हुए चिल्लाए जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था।
तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कांच की बोतल तोड़ दी। वो उस बोतल को उन ऑफिसर्स की ओर तान कर बोलने लगा कि मेरे पास मत आना, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देख उस ऑफिसर ने भी अपने बंदों से कहा कि ये बाकियों के लिए खतरा है, इसे तुरंत ही रिस्ट्रेन करो। ये सुन पुलिस वालों ने कुछ डार्ट्स चला दिए। वो सीधा जाकर मियोंग के फादर को लगे। वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। फिर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उन लोगों से मियोंग को ले आने को कहा। उसने बताया कि वो जल्द ही ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाएगा। उसने आगे कहा कि अब से मिस्टर यून के एग्रेशन और वायलेंस से हो रहे कुछ खतरों की वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत ही मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर दिया जाए। ह्यूंग भी मियोंग को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पार्क में बैठी मियोंग ने ह्यूंग को थैंक यू बोला। उसने आगे कहा कि ये जैसा तुमने बोला था वैसा ही था। कोर्ट ने कहा है कि वो मेरे फादर को इनकॉम्पिटेंट के तौर पे क्लासिफाई करती है। आखिर इसका मतलब क्या है? ह्यूंग ने बताया कि ये क्वाजी इनकॉम्पिटेंस एक्ट जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग। मियोंग भी उसकी बात समझ गई। ह्यूंग ने आगे बताया कि इससे तुम्हारे फादर किसी भी लीगल एक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो अब चूंकि तुम्हारे फादर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो बस वो कमीना ली सियोंग ही बचा है। 4 विक्टिम्स ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का डिसाइड किया है। अब तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोल उसने मियोंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें आखिर तक प्रोटेक्ट करूंगा। मियोंग ने भी उसका हाथ थामते हुए थैंक यू बोला। ऐसे ही रात हो जाती है। कोई मियोंग के घर के बाहर खड़ा उसका नाम चिल्ला रहा था, लेकिन मियोंग उससे जवाब नहीं देती। ये देख ली सियोंग दरवाजा खटखटाते हुए उसे आवाज लगाने लगा। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। वो रोते हुए बोलने लगा कि हमने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर हमें ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। मियोंग ह्यूंग को बता रही थी कि मुझे एक पड़ोसी से पता चला है कि कोई पागल बंदा मेरे घर आया था। ह्यूंग ने उसकी ओर चाय बढ़ाते हुए कहा कि वो शायद वही कमीना ली सियोंग होगा। वो सब लोग ऐसे ही एक्ट करते हैं। वो तुम्हें ढूंढकर मामला सेटल करने की कोशिश करेगा। ये सुन मियोंग पूछने लगी कि तो क्या तुम्हें ये लगता है कि उसने बाकी विक्टिम्स को भी विजिट किया होगा? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि अगर पुलिस वाले ऐसे केसेस में और ज्यादा केयरफुल रहते तो अच्छा होता। दरअसल उस वक्त लोगों के लीगल डिफेंस राइट को एक्नॉलेज करने के लिए पुलिस वाले विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन आरोपी को भी दे देते थे। हालांकि ये चीजें वक्त के साथ बेहतर हो चुकी हैं। फिर ह्यूंग ने मियोंग से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है। ह्यूंग के फादर उससे कुछ बात कर रहे थे। वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो मियोंग का होमरूम टीचर पर्सनली उससे मिलने के लिए हमारे घर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ ऑनेस्टली बताओ। मुझे पता है कि तुम ऐसे बंदे नहीं हो जो कोई काम बिना किसी वजह के करे। ह्यूंग भी ये सुन उन्हें सच बताने लगा। मियोंग का पूरा मामला जानकर ह्यूंग के फादर ने गुस्से के मारे टेबल पे अपना हाथ पछाड़ दिया। वो गुस्से से पूछने लगे कि आखिर उसके जैसा बंदा एक टीचर कैसे हो सकता है। ह्यूंग ने भी अपने फादर को शांत होने को कहा। ये सुन उसके फादर बोलने लगे कि मैं शांत कैसे हो जाऊं, मेरी खुद की भी एक बेटी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ह्यूंग ने उन्हें बताया कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे मैंने जीतने की पूरी तैयारी करके ही शुरू किया है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन उसके फादर ने भी कहा कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ह्यूंग ने भी उन्हें थैंक यू बोला। तभी उसके फादर ने बताया कि लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद ह्यूंग और मियोंग स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। मियोंग ह्यूंग से बोलने लगी कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी अच्छे इंसान लगते हैं। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर उसने मियोंग को बताया कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए अब से होटल में रहना ही बेहतर होगा। मियोंग भी ये सुन सरप्राइज्ड हो गई। फिर वो खुद को संभाल कर हाँ में जवाब देते हुए बोलने लगी कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता ही था कि तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ये सुन ह्यूंग मियोंग से बोलने लगा कि स्टूपिड मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल पिछले दिन तभी हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूंग के फादर उससे कुछ कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। वो ह्यूंग को बता रहे थे कि मियोंग अब हमारे साथ नहीं रह सकती, हम उसे किसी होटल में मूव कर देंगे और उसके पैसे भी मैं दूंगा। ये सुन ह्यूंग उन्हें मना करते हुए बोलने लगा कि हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। उसके फादर ने उसे पूरी बात सुनने को कहा। उन्होंने बताया कि मियोंग उस कमीने की वजह से थोड़ी परेशान है और वो इस बात से भी वरीड है कि वो हम पर बोझ बन रही है, और ऐसे में उस बंदे का मियोंग को ढूंढते हुए यहां आना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। मुझे खुशी होगी अगर मियोंग जितना हो सके उतना रिलैक्स रहे। ह्यूंग भी उनकी बात सुन सोच में पड़ गया। वहीं मियोंग भी अब उसकी सारी बात समझ गई। फिर वो अपना सिर झुकाकर बिना कुछ सोचे कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए माफी मांगने लगी। ह्यूंग ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम भी ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे पहुंच ही चुके हैं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि तुम वरीड मत हो मियोंग, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। फिर हमें ह्यूंग के स्कूल का सीन दिखाई देता है। प्रिंसिपल की ऑफिस में कोई ह्यूंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी ह्यूंग बोलने लगा कि मैं भी श्योर हूं कि आपके टीचर स्टूडेंट्स के साथ ऐसी हरकतें करने तो नहीं आते होंगे,
राइट? ये सुन ली सियोंग ह्यूंग पर भड़क गया। प्रिंसिपल ने उसे शांत होने को बोलते हुए अपनी जगह पे बैठने को कहा। ह्यूंग ने आगे पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसके सामने बैठा बंदा भी उसे कुछ जवाब नहीं दे पाया। ह्यूंग ने आगे कहा कि ली सियोंग प्लीज बाकी टीचर्स का अच्छा नाम मत डुबाओ। ये सुन ली सियोंग गुस्से से भर गया। उसके पास बैठा टीचर भी उसे शांत होने को बोल रहा था। फिर ह्यूंग ने प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहा कि अब तक ऐसे 4 केस आ चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब तक स्कूल ने कोई एक्शन कैसे नहीं लिया। सामने से प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक उनमें से कोई भी एलिगेशंस के सबूत नहीं मिले। कैसा रहेगा अगर हम मियोंग से माफी मांगकर मामला सेटल कर दें? ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि तो इसका मतलब इन टीचर्स ने हर हाल में साथ रहने का फैसला ले लिया है। प्रिंसिपल ने आगे पूछा कि कैसा रहेगा अगर हम इस मामले को यहीं खत्म कर दें? ह्यूंग ने उसे जवाब दिया कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है। इतना बोल उसने एक कागज निकालकर बताया कि आपको जल्द ही कोर्ट से कॉल आएगा। चलो, मैं इस बारे में आपको पहले ही आगाह कर देता हूं। प्रिंसिपल भी उसकी बात सुन थोड़ा परेशान हो गया। ह्यूंग ने आगे बताया कि कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के मुताबिक आरोपी ली सियोंग को विक्टिम मियोंग और विटनेस ह्यूंग से 200 मीटर दूर रहने का ऑर्डर दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट उसी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का वारंट है। ये सुन ली सियोंग भी हैरान रह गया। ह्यूंग ने आगे पूछा कि तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इश्यू होते ही तुरंत लागू हो जाता है, राइट? ये सुन ली सियोंग उसे गाली देने लगा। ह्यूंग ने प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आरोपी को स्कूल की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाए। वैसे 200 मीटर के रेडियस के हिसाब से तुम्हें यहां से काफी दूर जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल भी उसकी बात से गुस्सा होकर मन ही मन बोलने लगा कि ये लड़का चीजों को बहुत आगे ले जा रहा है। फिर उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए ली सियोंग को शांत होने के लिए बोला और कहा कि तुमने कोई प्राउड होने वाला काम नहीं किया। फिर वो ह्यूंग से बोलने लगा कि मुझे लगता है कि टीचर को स्कूल से बाहर निकालने को बोल तुम कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। ये सुन ह्यूंग ने सीरियस होकर कहा कि तो मैं आपकी बात से ये मान लेता हूं कि इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को फॉलो करने से इनकार किया जा रहा है। इतना बोल उसने इमरजेंसी नंबर पे कॉल मिला दिया। फोन उठने पर ह्यूंग ने बताया कि मैंने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और रिस्ट्रेन किए जा रहे बंदे के लिए कॉल किया है। मैंने इसीलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब प्रिंसिपल की ऑफिस पे कुछ पुलिस वाले आ चुके थे। अंदर कुछ पुलिस वाले ली सियोंग को वहां से ले जाते हुए बोल रहे थे कि अगर तुमने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ली सियोंग भी प्रिंसिपल से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वहीं ह्यूंग प्रिंसिपल से पूछ रहा था कि क्या आप इसे सस्पेंड करेंगे या मुझे ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस की एक्यूजेशन फाइल करनी पड़ेगी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात सुन प्रिंसिपल पूछने लगा कि भला वो क्या होता है। ह्यूंग ने उसे बताया कि हर स्कूल के प्रिंसिपल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट्स को क्रिमिनल्स से बचाए, लेकिन आपने ऑलरेडी एक बार कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो क्रिमिनल एक टीचर था। अगर आपने उसे सस्पेंड नहीं किया तो मैं ऑफिशियली ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस का एक्यूजेशन फाइल करूंगा और साथ ही मैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ये भी सिविल कंप्लेंट करूंगा कि आपने एक क्रिमिनल का साथ देने की कोशिश की है। अब चॉइस आपके हाथों में है। रिजल्ट चाहे जो भी हो उसके जिम्मेदार पूरी तरह से आप ही होंगे। प्रिंसिपल ने भी अब उससे हार मानते हुए कहा कि मैं तुम जो चाहो वही करूंगा। अब से ली सियोंग सस्पेंड हो चुका है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग मियोंग से पूछ रहा था कि क्या इन दिनों तुम ठीक तो हो ना? मियोंग ने मुस्कुराकर उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है, इसलिए थैंक यू। लेकिन ऐसा लगता है कि टीचर्स मेरी वजह से तुम्हें हेट करने लगे हैं। क्या तुम ठीक तो रहोगे ना? ये सुन ह्यूंग मुंह बनाकर बोलने लगा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे टीचर्स से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। मियोंग ने भी हंसते हुए उसकी बात से अग्री किया। फिर उसने ह्यूंग को बताया कि थैंकफुली मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे अपने साथ रखने का डिसाइड किया है, इसलिए लगता है कि मैं यहां से मूव कर जाऊंगी। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि ये तो काफी अच्छी बात है। लगता है कि वो काफी अच्छे लोग हैं। तुम जहां भी जाओ लेकिन मुझे मत भूलना। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठे पुलिस वाले ने मियोंग और स्वयं को बैठने के लिए बोला। फिर वो ह्यूंग को देख बोलने लगा कि अब ये कौन है? ह्यूंग ने बताया कि मैं इसका दोस्त और एक विटनेस हूं। उसकी बात सुन पुलिस वाला बोलने लगा कि अच्छा, तो तुम ही वो बंदे हो। तुम अभी घर जा सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारी गवाही देने का दिन नहीं है। ये सुन ह्यूंग ने परेशान होकर सोचा कि इसका एटीट्यूड और सिचुएशन देख मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इन्होंने ऑलरेडी रिश्वत ले ली है। तभी वो पुलिस वाला मियोंग और स्वयं से पूछने लगा कि क्या तुम लोगों ने वैसे काम इसलिए किए थे क्योंकि ली सियोंग ने तुम्हें वैसा करने के लिए सजेस्ट किया था? ये सुन मियोंग और स्वयं दोनों ही सरप्राइज्ड हो गए। उस बंदे ने आगे पूछा कि या क्या ली सियोंग ने तुम्हें किसी तरह के चाकू से धमकी दी थी? जवाब दो। उसके सवाल सुन स्वयं और मियोंग दोनों ही कुछ नहीं बोल पाए। ये देख उस बंदे ने कहा कि ठीक है, तो इसका मतलब कि तुमने वैसा इसीलिए किया था क्योंकि आरोपी ने तुमसे रिक्वेस्ट की थी। तभी ह्यूंग ने उसे रुकने को बोला। ये देख वो बंदा पूछने लगा कि अब क्या हुआ, तुम इंटरप्ट क्यों कर रहे हो?
तभी ह्यूंग ने टेबल पे हाथ रखते हुए पूछा कि ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, राइट? लगता है तुम उसके बारे में भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। सबसे पहला ये कि इंटरोगेशन करते वक्त विक्टिम के साथ किए गए कामों का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शंस देना फॉरबिडन है। दूसरा ये कि अगर विक्टिम अंडर एज हो तो उसके पास एक फीमेल इंटरोगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट करने का हक है। साथ ही बच्चों को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बचाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। ये सुन वो बंदा भूलने का नाटक कर बोलने लगा कि लगता है मैं उस बारे में भूल गया था, मैं कुछ चीजों में काफी बिजी हूं। तभी सामने से सोएंग ने कहा कि मैं एक फीमेल ऑफिसर की रिक्वेस्ट करती हूँ। मियोंग ने भी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के होने की रिक्वेस्ट की। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सोएंग और मियोंग को विमेन यूथ काउंसलिंग ऑफिस में बिठाया गया था। फिर वहां बैठी उस लेडी ऑफिसर ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि स्टूडेंट ह्यूंग ऑफिस के बाहर इंतजार करे। तभी सामने बैठा ह्यूंग बोलने लगा कि मैं समझ सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक इंटेरोगेशन है या एक इन्वेस्टिगेशन? ये सुन वो लेडी ऑफिसर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? ह्यूंग ने बताया कि अगर ये एक सिंपल विक्टिम इन्वेस्टिगेशन है तो मैं यहां से बाहर जाने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हूं। ये विक्टिम की चॉइस होती है कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जिस भी पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील करती हो उन्हें अपने साथ रखे। ये सुन मियोंग ने तुरंत ही कहा कि मैं ह्यूंग के साथ रहना चाहती हूँ। सोएंग ने भी कहा कि मुझे ह्यूंग के पास होने से ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील होता है। ये सुन वो लेडी ऑफिसर चिढ़ गई। तभी ह्यूंग ने कुछ नोटिस किया। उसने उस लेडी ऑफिसर के बैज पे उसका नाम यून सियोक्सून देखा। वो सोचने लगा कि ये नाम काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। इतना सोच उसने खड़े होकर कहा कि मैं थोड़ी देर बाथरूम यूज करने जा रहा हूं। इतना बोल वो बाहर जाकर सोचने लगा कि आखिर ये नाम मैंने कहां सुना था। मुझे पक्का यकीन है कि ये नाम मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। इतना बोल वो दिमाग पे जोर डाल के उसे याद करने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ याद कर वो चौंक गया। उसने तुरंत ही वापस उस रूम में जाते हुए कहा कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। ये देख, उस लेडी ने गुस्सा होते हुए उसे बताया कि तुम यहां ऐसे हल्ला नहीं मचा सकते। लेकिन ह्यूंग ने उसकी बात इग्नोर कर कहा कि तुम इस केस को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। फिर उसने वहां बैठी इन्वेस्टिगेटर को आवाज लगाई। उसने उसकी ओर एक कागज बढ़ाते हुए कहा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं इस केस की इंचार्ज को चेंज करने की रिक्वेस्ट करता हूं। ये सुन वो लेडी ऑफिसर पूछने लगी कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी वजह क्या है? सामने से ह्यूंग ने बताया कि मुझे लगा ही था कि मैंने ऑफिसर इंचार्ज का नाम पहले भी कहीं देखा है, इसीलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तब मुझे पता चला कि इस ऑफिसर का तो सेक्स ऑफेंडर्स के लिए एडवोकेट करने का रिकॉर्ड रहा है। ये सुन सोएंग और मियोंग दोनों ही चौंक गए। वहीं वो लेडी ऑफिसर बोलने लगी कि वो तो एक अलग केस और अलग सिचुएशन थी। ह्यूंग ने कहा कि सिर्फ उस केस के अलग होने से तुम्हारे कहे शब्द नहीं बदल जाते। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लेडी ऑफिसर एक विक्टिम लड़की को देख बोल रही थी कि वो उसके साथ ऐसा होना डिजर्व करती थी। इन दिनों बच्चे बहुत ही अनोइंग होते हैं। वहीं प्रेजेंट में ह्यूंग उसे बता रहा था कि मैंने तुम्हारे किसी केस के रिलेटिंग एक न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू को देखा और उसमें तुमने विक्टिम के बारे में कुछ ऐसा कहा था कि वो अपने साथ वैसा होना डिजर्व करती थी। आखिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस केसेस का ऑफिसर इंचार्ज ऐसा कैसे बोल सकता है? वहां बैठी इन्वेस्टिगेटर ने भी ह्यूंग की बात सुन कहा कि इस लेडी ऑफिसर के यहां होने से उसकी पूर्व धारणा की इस केस में इंटरफियर करने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं इस केस के लिए एक अलग ऑफिसर को इंचार्ज बनाने की रिक्वेस्ट करती हूं। ये सुन वो लेडी ऑफिसर वहां से निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक और ऑफिसर आ गई। इन्वेस्टिगेटर ने भी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करने को कहा। तभी ह्यूंग ने स्वयं से कहा कि अब से इस पूरे सेशन को अपने फोन पे रिकॉर्ड करना। इतना बोल उसने वहां बैठी ऑफिसर से पूछा कि अगर विक्टिम सेशन को रिकॉर्ड करे तो ये इलीगल नहीं है, राइट? उस ऑफिसर ने भी ह्यूंग की बात से अग्री किया। तभी वहां बैठी इन्वेस्टिगेटर मुस्कुराते हुए स्वयं से बोलने लगी कि तुम्हें जरूर अपने भाई पे काफी प्राउड फील होता होगा। वो वाकई में एक स्मार्ट लड़का है। सोयंग ने भी मुस्कुराकर बताया कि ये ऐसा है जैसे मेरा खुद का कोई लॉयर हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और सोयंग ह्यूंग से हाथ मिलाकर थैंक यू बोल रही होती है। वो ह्यूंग से बोल रही थी कि अगर तुम ना होते तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। ह्यूंग ने मुस्कुराकर कहा कि मैं भी तुम्हें हार ना मानने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं। वैसे हमें कुछ और चीज से भी डील करना है। वहीं हमें ली सियोंग दिखाई देता है जो फोन पे बात करते हुए रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मैं तुम्हें तुम जितना चाहो उतने पैसे दूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो, तुम मेरे लॉयर हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। इतना बोल वो रोने लगा। दरअसल कोरिया में विक्टिम्स को क्रिमिनल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होता। हालांकि आरोपी खुद को डिफेंड करने के लिए लॉयर रख सकता है, लेकिन विक्टिम को प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में अगर आरोपी को बहुत ही कम सजा मिले तो भी विक्टिम ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूटर को लगे कि आरोपी को इनफ सजा मिल चुकी है तो वो ट्रायल को कंटिन्यू नहीं करता।
फिर हमें कुछ वक्त बाद मियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ट्रक में उसके घर का सामान भरा जा रहा था। वो सामान भरने वाला बंदा बोल रहा था कि हमने सब कुछ लोड कर लिया है, चलो अब चलते हैं। वहीं ह्यूंग मियोंग से बोल रहा था कि यह देखना थोड़ा अजीब है कि कानून विक्टिम की जगह आरोपी को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने कानून तोड़ा है तो उसे सजा मिलकर ही रहेगी। मियोंग ने भी उसे ठीक है कहा। फिर ह्यूंग ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो और तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। मियोंग ने भी उसकी बात मान ली। फिर वो ह्यूंग से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें कुछ बार ऐसे ही कॉल कर सकती हूँ। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं इंतजार करूंगा, और तुम भी अब से खुश रहना। तभी मियोंग ने कुछ ऐसा किया जिससे ह्यूंग सरप्राइज्ड रह गया। दरअसल मियोंग ने ह्यूंग के गाल पे किस कर लिया था। इसके बाद वो तुरंत ही भागकर वहां से निकल गई। वो गाड़ी में बैठकर ह्यूंग को देख मन ही मन बोलने लगी कि अगर तुम ना होते तो मैं अभी भी हेल में जी रही होती। थैंक यू माय डियर लॉयर, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। वहीं ह्यूंग ने भी अपने गाल को छूते हुए मुस्कुराकर सोचा कि अटर्नी के तौर पे मुझे मिली ये पहली फी उतनी भी बुरी नहीं है। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। अपनी बहन को वहां देख ह्यूंग का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहीं यूना उसे देख बोलने लगी कि जरा भाई की शरारतें तो देखो, तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, मैं इस बारे में माँ को बताने वाली हूँ। ये सुन ह्यूंग ने चिढ़कर उसे कुछ पैसे देते हुए कहा कि अब बंद भी करो। यूना ने शातिर मुस्कान देते हुए कहा कि मेरे शरारती छोटे भाई, तुम्हें मुझे इसका ब्याज भी देना पड़ेगा। उसकी बात सुन ह्यूंग इरिटेट होकर मुंह बनाने लगा। ये देख यूना ने वहां से जाते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इन $5 में ही छोड़ दूंगी। थैंक यू मेरे भाई। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोगों को मिस सोइंग के बारे में क्या लगता है? क्या ह्यूंग उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ढूंढकर उसे पैसे दिलवा पाएगा, या इस काम में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि इस मानहवा का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर अब तक लाइक और कमेंट नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।